साथियों, मैं अतुल तिवारी आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कई सारे दार्शनिकों को कंप्लीट कर लिया है, जिनमें से आपके चारवाक हैं। चारवाक के अतिरिक्त हमने ये चारवाक अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है। इसके पहले हमने शंकराचार्य, प्लेटो और सुकरात, इन सब दार्शनिकों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप कृपया हमारी वीडियोस में जाइए और उन लेक्चर्स को देखिए। ये लेक्चर आपके मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, चाहे वह 20 मार्क्स के लिए हो या 3 मार्क्स के लिए हो। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम जो नए लेक्चर्स जो हमारे 2020 के सिलेबस में ऐड हुए हैं वह कौन है? सावित्रीबाई फुले। जो सावित्रीबाई फुले हैं दोस्तों, ये क्या हैं? समाज सुधारक हैं। ये समाज सुधारक हैं। अभी तक हम दार्शनिकों के दर्शन को पढ़ते थे, लेकिन ये वास्तव में क्या है? समाज सुधारक हैं। इन्होंने कोई दर्शन नहीं दिया है बल्कि समाज सुधार का कार्य किया है। तो इथिक्स में आप सबको पता है कि आप MPPSC क्वालिफाई करके क्या बनने जा रहे हो? एक सिविल सेवक यानी लोक सेवक बनने जा रहे हो। और लोक सेवक का कार्य क्या है? समाज की सेवा करना। और समाज की सेवा करने के लिए आपको कुछ प्रेरक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में सामाजिक सेवा का कार्य किया है। तो वही कौन, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो चलिए सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम, जैसे आप अपने पिछले लेक्चर्स में करते आए हैं, कि सबसे पहले हम इनका क्या जानेंगे? जीवन परिचय जानेंगे। तो जीवन परिचय में सबसे पहले देखिए क्या है, इनका नाम क्या है? पूरा नाम इनका है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्री में कि इन्होंने क्या किया था। 1875 में एक सभा की, एक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, उस संस्था का क्या नाम है? आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि ज्योतिराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका नाम क्या हो गया। नाम हमने देख लिया। जन्म देखिए 3 जनवरी 1831 में कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। पुणे का एक नए गांव था, वहीं एक दलित परिवार के यहाँ, जो कि कृषक था, वहाँ इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जन्म डेट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में, किस कालखंड में इनका जन्म हुआ है। तो 1831 का समय चल रहा है, जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हो चुका था। साथ ही मुग़ल सत्ता क्या हो रही थी? कमज़ोर हो रही थी। और इन परिस्थितियों में समाज की कैसी व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, दलितों की स्थिति क्या थी, तो इन सब के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि इनका जन्म हुआ और कैसी लैंगिक विषमता थी, जातीयता अपनी जड़ें जमा चुकी थी। तो इन सभी बंधनों को कैसे ये तोड़ती हैं, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या कार्य करती हैं, तो हम जानेंगे। तो जन्म से इनका ये रिलेट करिए कि जन्म इनका किन परिस्थितियों में हुआ। फिर इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1897 में पुणे में। 1897 का दौर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्लेग फैला हुआ था। प्लेग महामारी का आगमन हो चुका था। इसी टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि चापेकर बंधुओं ने क्या किया था महाराष्ट्र में? प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के शिष्य होते हैं। तो ये वही 1897 का टाइम चल रहा है जब पूरे भारत में क्या हो चुका है? महामारी फैल चुकी है। तो उसी महामारी में मानव सेवा के दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये स्वयं प्लेग के चपेट में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सावित्रीबाई फुले जो हैं वो देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसी कार्य के चलते इन्हें देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। अब आइए देखते हैं कि इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे, इन्होंने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया। तो ये आपको फैक्चुअल वे में बतला रहा हूँ, आगे लेक्चर में आपको और विस्तार से बतलाया जाएगा। ये फैक्ट आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में उपयोग करेंगे तो आपका आंसर और सुंदर और स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया 1848 में, अब 1848 देखिए 31 में इनका जन्म हुआ है। अब ये इनकी उम्र देखिए क्या है 17 वर्ष है और इनका विवाह कैसा हुआ था, बाल विवाह हुआ था 11-12 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले के साथ हुआ है। और ये जब इनका विवाह होता है तब यह क्या होती हैं, अनपढ़ होती हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से यह क्या करती हैं, पठन कार्य शुरू करती हैं। कब, विवाह के उपरांत। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो ये क्या करती हैं, ये महसूस करती हैं कि बालिकाओं के लिए देश में कोई भी विद्यालय न होने के कारण शिक्षा के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बालकों के साथ उस समय में महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुणे में 1848 में क्या किया, बालिका स्कूल की स्थापना कर दी और पृथक रूप से इन्होंने स्त्रियों के लिए क्या कर दिया, स्कूल की, विद्यालय की स्थापना कर दी। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो कृषक और मजदूर वर्ग है इनका बहुत अधिक शोषण होता था। किसके द्वारा, जमींदारों के द्वारा, सामंतों के द्वारा, है ना, और जो उच्च वर्ग के कृषक थे उनके द्वारा इनका क्या होता था, शोषण होता था। और इस शोषण का कारण क्या माना इन्होंने, अशिक्षा। तो इसी अशिक्षा को दूर करने के लिए इन्होंने वंचित वर्ग कौन हो गया, कृषक और मजदूर, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रात्रि विद्यालय की स्थापना की। यानी कि जो कृषक और मजदूर हैं ये दिन में अपना अपना कार्य करें और रात का जो इनका 1 या 2 घंटे का समय बचता है उस दौरान इन्हें क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, रात्रि विद्यालय की स्थापना की ताकि यह शिक्षा को प्राप्त कर सकें। चलिए आगे देखते हैं, आगे इन्होंने और कौन से कार्य किए। तो इन्होंने नारियों के कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। एक तो इन्होंने क्या किया, पृथक रूप से 1848 में पुणे में क्या किया, बालिका विद्यालय की स्थापना कर दी, बालिका स्कूल की स्थापना कर दी। इसके अलावा इन्होंने नारियों के कल्याण हेतु क्या कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उस टाइम पर होता क्या था दोस्तों कि विधवाएं जो होती थी उनका पुनर्विवाह नहीं होता था, उनका आजीवन ब्रह्मचारिणी बन के जीवन को गुजारना पड़ता था। और साथ ही क्या, बहुधा सती प्रथा का भी प्रचलन था। आपको पता है सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा क्या किया गया, निषेध कर दिया गया। तो 1829 में विधवा विवाह का क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था। लेकिन किसी भी कानून के आ जाने मात्र से कोई सामाजिक कुरीति तत्कालिक रूप से समाप्त नहीं होती है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो विधवाएं थी उनके पुनर्विवाह के लिए इन्होंने समर्थन किया और प्रोत्साहन देना शुरू किया। साथ ही इन्हें सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए 1854 में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना कर दी। इस विधवा आश्रम में विधवाओं के लिए कार्य भी प्रदान किए, जो भी महिलाओं के डेली वेज वाले कार्य होते हैं, बुनकरी का कार्य हो गया, तो ऐसे कार्यों के द्वारा इनका गुजारा
गुजर बसर भी क्या होने लगा, चलने लगा, और इनको एक सम्मानीय स्थान भी प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? विधवा आश्रम के द्वारा। कब स्थापना की गई? 1854 में। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले द्वारा, विधवाओं के कल्याण हेतु। तो इस प्रकार इन्होंने नारियों का भी कल्याण किया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह किससे संबंधित है? महिलाओं से ही संबंधित है। तो महिलाओं से संबंधित इन्होंने अगला कार्य क्या किया? इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। पुरुष प्रधान हमारा समाज है और बालकों की उत्पत्ति को शुभ माना जाता था, वहीं बालिकाओं की उत्पत्ति को या जन्म को अशुभ माना जाता था। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी उस पीरियड में। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? 1853 में बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, और साथ ही 1864 में अनाथ आश्रम की स्थापना की। होता क्या था दोस्तों कि बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना करके इन्होंने यह किया कि जो भी दंपत्ति अपनी बालिका को नहीं पालना चाहते जन्म के उपरांत, तो वह इस गृह में ला करके उस बालिका को छोड़ दे। शेष उनका जो लालन पालन होगा वह कौन करेगा? यह बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह उनकी क्या करेगी? लालन पोषण करेगी। साथ ही अनाथ आश्रम, जिन बालक बालिकाओं के माता पिता या उनके जो पालक हैं उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उनको सहारा देने के लिए इन्होंने 1864 में क्या किया? अनाथ आश्रम की स्थापना की। आप सोचिए कि सावित्रीबाई फुले ने उस कालखंड में एक महिला होते हुए उन्होंने किस प्रकार के सामाजिक सुधार कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने क्या किया? बालिका हत्या, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर बालिकाओं को आप लोग पालने में असमर्थ हैं तो आप उस भ्रूण की हत्या ना करें, बल्कि जन्म के उपरांत आप उन्हें इस बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह में ला करके छोड़ जाएं, उनका पालन पोषण यह गृह करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया। तो अगला उन्होंने क्या किया? विधवा स्त्रियां जो थी उनके लिए एक तो आश्रम बना दिया। अब इसके बाद इनके कल्याण है तो इन्होंने क्या किया? देश का पहला महिला संगठन बनाया। देश के पहले महिला संगठन की स्थापना की किसने? सावित्रीबाई फुले ने। और ये महिला संगठन किसके लिए बनाया गया? विधवाओं के लिए। और विधवाओं को क्यों? ताकि इन्हें एक आर्थिक आधार पर प्राप्त हो सके, ताकि जब इन्हें अपना आर्थिक रूप से यह सक्षम हो जाएंगी तो समाज में इन्हें एक उच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा और यह अपने सहारे, अपने पैरों पर क्या हो जाएंगी? खड़ी हो जाएंगी, किसी और पर इनकी निर्भरता नहीं रहेगी। तो इसी निर्भरता को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? विधवाओं के लिए महिला संगठन की स्थापना की, और ये महिला संगठन देश का पहला महिला संगठन था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये देश का कैसा था? पहला महिला संगठन था। इसके पहले महिलाओं के लिए पृथक रूप से कोई संगठन नहीं था। इसके अलावा जो इनका महत्वपूर्ण कार्य था, जो समाज में एक अलग प्रभाव डाला, वह क्या था? 1857 से 77 के मध्य इन्होंने महाराष्ट्र में पड़े अकाल, उस समय महाराष्ट्र में या कहें पूरे देश में ही बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहे थे, तो उस अकाल के दौरान इन्होंने मानव सेवा की और साथ ही इस हेतु इन्होंने सरकार पर दबाव भी बनाया, जिससे क्या? फंड प्राप्त हुए, सरकार की सहायता प्राप्त हुई। तो इन्होंने मानव सेवा का भी कार्य किया बृहद रूप से। अब आइए देखते हैं इनके कार्य कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। आप हेडिंग कैसे बना सकते हो? जब आप आंसर लिखोगे तो हो सकता है आपको हेडिंग की ज़रूरत पड़े, या वो तो आपको फैक्चुअल बता दिया गया कि उन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की, बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, महिला संगठन की स्थापना की। तो इनकी आप डेट प्लस
प्लेस, इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है। यहाँ पर आप उन डाटा को क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिससे आपका आंसर और बेटर बन सकता है। तो इनका कार्य क्या है, आप डायग्रामेटिक रूप से बना सकते हैं। इस तरह आप डायग्राम बनाएं और अपने आंसर को क्या करें, कंप्लीट करें, और ज़्यादा रोचक बनाएं आंसर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इनका कार्य। तो इन्होंने क्या किया, अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल की स्थापना कर दी। बालिका क्या था, अस्पृश्य था, जो निम्न जाति की बालिकाएं थी। एक उच्च वर्ग की महिलाओं को तो शिक्षा मिल जाता था, लेकिन जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी, बालिकाएं थी, बच्चे थे, उनके लिए स्कूल की, विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की इन्होंने क्या की, स्थापना की। इन्होंने महिला शिक्षा तो क्या किया, समर्थन किया, और महिला शिक्षा के लिए ही इन्होंने विद्यालय की स्थापना की। अगला, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। स्वयं इनका बाल विवाह हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने क्या महसूस किया कि बालिकाओं का अगर कम उम्र में ही विवाह हो जाता है तो उस पर क्या आता है, कई तरह की पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, जिससे उनकी क्या रहती है, निर्भरता बनी रहती है। और इस निर्भरता से क्या होता है, शोषण होता है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, बाल विवाह का इन्होंने समर्थन की विरोध किया इन्होंने। फिर आगे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। आप लोगों ने देखा कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के दौरान ही इन्होंने क्या किया था, विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। अगला इनका महत्वपूर्ण कार्य, इन्होंने ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया। ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यह स्वयं एक दलित कृषक परिवार से संबंधित थी। तो जब इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य की उठाया, जब इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने का बीड़ा जब इन्होंने उठाया, तो जब यह रास्ते से निकलती थी तो इनके ऊपर कई तरह की असामाजिक वस्तुओं को इनके ऊपर फेंका जाता था। गोबर हो गया, है ना, गौमूत्र वगैरह। तो इस तरह से इन्हें क्या करने का, अपमानित करने का प्रयास किया जाता था। और क्यों, क्योंकि ब्राह्मणवाद के चलते निम्न जाति के जो वर्ग थे या लोग थे, उनके शिक्षा पर क्या था, प्रतिबंध था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको भी शिक्षा देने का प्रयास किया। तो इस शिक्षा के प्रयास के लिए जब यह क्या करती थी, शिक्षा देने के लिए विद्यालय जाती थी, तो उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, घृणित कार्य किया जाता था। ठीक है, तो इन मुश्किल और इन कठिनाइयों को तोड़ते हुए सावित्रीबाई ने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया। ठीक है, क्यों विरोध किया, सिर्फ इन्हीं कुकृत्यों के चलते इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। और इसके अलावा इन्होंने नारी और पुरुष की समानता पर भी इन्होंने बल दिया कि जो नारी और पुरुष है वह दोनों समान हैं, उनको शिक्षा, संपत्ति, इन सब में क्या हो, बराबर अधिकार प्राप्त हो। तो इस बराबरी के अधिकार को देने के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो नारी और पुरुष है, इन दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं इनका जो और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके MPPSC मेंस में बन सकता है, वह क्या बन सकता है कि सावित्रीबाई फुले के महिलाओं से संबंधित विचार को स्पष्ट कीजिए या बतलाइए। ये आपके सीधे 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया है। आपको मैंने ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या क्या इनके विचार थे। तो सबसे पहले मैंने इनको क्या किया है, सुविधा के लिए कि महिलाओं के संबंध में इनका पहला जो विचार था वह शिक्षा से संबंध में था। साथ ही उस टाइम पे उनकी स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा हुआ था, तो महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी इनके विचार थे। इसके अलावा इनकी महिला की सामाजिक स्थिति में क्या किया गया, सुधार किया गया। तो इस सुधार के संबंध में इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। तो सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता और शिक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण कारक थे महिलाओं के लिए। शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में एक सम्मानजनक स्थिति के लिए इन्होंने कार्य किया। तो आइए
देख लेते हैं एक एक करके। तो महिला शिक्षा संबंधी इनका क्या 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 विचार रहे हैं। तो पहला देखिए इनका जो विचार है वह क्या है। इन्होंने महिलाओं हेतु शिक्षा के लिए क्या किया, पृथक विद्यालय की स्थापना की 1848 में, बालिका स्कूल अभी अभी आपको बतलाया। फिर आगे इन्होंने क्या किया, वंचित वर्ग की कन्याओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया। इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना ही नहीं की, बल्कि जो वंचित वर्ग थे, दलित वर्ग थे, कृषक, मजदूर, इनकी बालिकाओं को, कन्याओं को क्या करना किया, शिक्षा देना प्रारंभ किया। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो स्कूली शिक्षा है उसका आधार क्या है, स्कूली शिक्षा का आधार क्या है, उच्च शिक्षा, यानी महिलाओं को न केवल स्कूली शिक्षा दी जाए बल्कि उनको उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो अशिक्षा है वही शोषण का मुख्य कारण है। इन्होंने कहा कि जो हमारे समाज में दलितों, वंचितों और महिलाओं का शोषण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, इनका अशिक्षित होना। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सर्वप्रथम शिक्षा देना आवश्यक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से क्या कहा कि जाति और लिंग आधारित जो शिक्षा है वह बंद होनी चाहिए। तो इसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्यों? क्योंकि उस समय में 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता था दोस्तों, जो निम्न जाति के वर्ग के लोग थे उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और ना ही कन्याओं को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, जाति और लिंग आधारित शिक्षा का विरोध किया। ठीक है। तो इस प्रकार शिक्षा संबंधी, महिलाओं की शिक्षा संबंधी सावित्रीबाई फुले के ये विचार रहे। अब देखिए इनके महिलाओं की स्वतंत्रता के संबंध में इन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप अभी देखिए वर्तमान में शनि सिंगड़ापुर में भी अभी भी महिलाओं को शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाने नहीं दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ दखल देना पड़ता है। तो अब सोचिए कि ये 19वीं शताब्दी के मध्य का काल चल रहा है, तो उस समय क्या महिलाओं को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता थी? नहीं थी। महिलाओं को जब उनका मासिक चक्र चलने लगता था तो मंदिरों आदि में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता था। तो इसको इन्होंने दूर करने के लिए सबसे पहले क्या कहा कि जब महिलाएं समस्त घरेलू कार्यों को उस दौरान भी संभालती हैं, जब उनका मासिक धर्म या धर्म चक्र चल रहा होता है, तो फिर धार्मिक रूप से इनको मंदिरों में पूजा पाठ करने आदि से क्यों रोका जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए क्या मिलनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आगे इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं के जो मानव अधिकार हैं उसका इन्होंने समर्थन किया। अब महिलाओं के मानव अधिकार क्या हैं, देखिए सबसे पहला आप खुद सोचिए क्या है, कार्य करना यानी रोजगार। ठीक, रोजगार के अलावा क्या है, सम्मानीय स्थिति या गरिमापूर्ण जीवन। ठीक है, बाल विवाह का निषेध हो और सती प्रथा बंद हो, साथ ही विधवाओं का क्या हो, पुनर्विवाह हो। विधवाओं के पुनर्विवाह का क्यों समर्थन इन्होंने किया, देखिए दोस्तों होता क्या था कि उस टाइम पे बाल विवाह बहुत अधिक मात्रा में पूरे देश में फैला हुआ था। अब किसी कन्या का 9 या 10 वर्ष में विवाह होता है, चलिए आप लगाइए 18 वर्ष में विवाह होता है, और अगर उसका पति मर जाता है तो क्या यह इस बालिका को आजीवन इसी प्रकार कुंवारा रहकर ही भी अपना जीवन यापन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अपने इस समय से बाल्यावस्था से लेकर के जरा अवस्था तक विविध प्रकार की कठिनाइयों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि जो महिलाएं हैं उनके मानव अधिकारों को भी दिया जाना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं, इन्होंने महिला संगठन पर स्वतंत्रता का भी हम विचार पढ़ रहे हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने या इनके क्या विचार रहे हैं। तो फिर इनका ये विचार आया कि महिलाओं को
संगठित करने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक महिला संगठन होना चाहिए जो महिलाओं की समस्याओं पर क्या कर सके, विचार कर सके, साथ ही उनके रोजगार के लिए प्रबंध कर सके, तभी उनकी समाज में स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। और इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की, जो आज NGOs और स्वयं सेवक संगठन, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं, तो ये इन्होंने पहले ही सोच लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसी के लिए इन्होंने 1854 में क्या किया, विधवा आश्रम की स्थापना की। तो जब आप लिखेंगे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो उसको लिखने के बाद आप ये डेटा डाल देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, और पुख्त हो जाएगा। इससे ये नहीं लगेगा कि आप हवाई बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या बातें कहीं। तो पहला वही, स्त्री पुरुष समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो भेदभाव उत्पन्न होता है वह इसी विचार से उत्पन्न होता है कि पुरुष जो है वह क्या है, मजबूत है, वह सभी कार्यों को करेगा, और जो महिला होती है वह क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो सबसे पहले इसी विचार को इन्होंने निकालने के लिए क्या किया, कुठाराघात किया इस पर, और क्या कहा कि जो स्त्री और पुरुष है वह क्या है, समान है, भले उसमें शारीरिक संरचना में भिन्नता हो। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो कुरीतियाँ प्रचलित थी, क्या प्रचलित थी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा सती प्रथा, तो इन सब का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। फिर आगे इन्होंने छुआछूत और जो भेदभाव था, छुआछूत व भेदभाव महिलाओं के साथ उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्या होता था, भेदभाव होता था, और इस भेदभाव के चलते महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी सामाजिक स्थिति को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रही थी। उनको सभी प्रकार के कार्यों को करने से रोका जाता था, उनको बाहर निकलने, धार्मिक कर्म कांडों में शामिल होने में क्या किया जाता था, रोका जाता था, प्रतिबंधित थी। ठीक है, और साथ ही जो निम्न वर्ग की महिलाएं थीं उनके साथ क्या समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी। उन्हें किसी उच्च वर्ग के या ब्राह्मणों के यहाँ आने जाने में क्या किया जाता था, निषेध किया जाता था, जबकि कार्य सारे कराए जाते थे, लेकिन वही जब कुछ विशेष आयोजन होता था तो इनका प्रवेश निषिद्ध होता था। तो इसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो इस प्रकार महिलाओं के संबंध में सावित्रीबाई फुले के क्या क्या थे, विचार थे, शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहती थी महिलाओं के। तो इस प्रकार सावित्रीबाई के महिलाओं के संबंध में क्या विचार रहे हैं वह कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले थी उनके विचारों की वर्तमान संदर्भों में क्या प्रासंगिकता है और इनका अभी वर्तमान समय में क्या उपयोग हो सकता है और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्तमान समय में महिलाओं को देखते हैं आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में या वैसे भी कि पुरुष के समान ही शिक्षा और संपत्ति में क्या मिल चुका है, समान अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है, कानूनी रूप से दिया जा चुका है, चाहे वह हिंदू विवाह अधिनियम हो 1955 या उत्तराधिकार का अधिनियम हो, दोनों में ही महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति में बराबर का भागी माना गया है। तो एक तो ये हो गया जो प्रेजेंट टाइम में सरकार और विभिन्न समाज सुधारकों और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा। दूसरा, इनके जो विचार हैं लैंगिकता के संबंध में, भ्रूण हत्या को रोकने के संबंध में, वह किस में उपयोगी है, महिला विषमता को कम करने में। और इसी को देखते हुए देखिए भारत सरकार ने क्या किया है
बाल हत्या को, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित की जा रही है। वहीं अपनी मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, लाडली लक्ष्मी योजना को संचालित कर रही है, और इसकी जो शिक्षा के लिए कस्तूरबा विद्यालय। तो इस प्रकार विविध प्रयासों के द्वारा क्या किया जा रहा है, आज भी इस लैंगिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वर्तमान में उनके विचार जो 19वीं शताब्दी में थे, वर्तमान में क्या है, प्रासंगिक हैं। जो तीसरा ये है कि इन्होंने मानवीय व्यवहार की प्रेरणा दी है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। ब्राह्मणवाद के विरोध के अलावा इन्होंने छुआछूत का विरोध किया है। महिलाओं को विद्यालय, पृथक विद्यालय की इन्होंने स्थापना का समर्थन किया है। तो इस प्रकार इन्होंने मानवीय व्यवहार करने की प्रेरणा दी है। साथ ही इन्होंने महिला संगठन के द्वारा क्या किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार वर्तमान में भी जो महिलाएं हैं हाशिए वर्ग में, हाशिए में भी हैं, अभी भी उनका पूर्ण रूप से समाज में वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका है जो उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार करने हेतु क्या किया गया है, महिला संगठन का निर्माण किया गया है, और उस संगठन के द्वारा उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या किया है, सावित्रीबाई। तो इस प्रकार इनके ये वर्तमान में इनके विचार क्या हैं, प्रासंगिक हैं। और सावित्रीबाई फुले के इन्हीं कार्यों और प्रयासों को महत्वपूर्ण योगदान के लिए गूगल द्वारा 2017 में क्या किया गया था, इनका डूडल बना करके इनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा लेक्चर यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, 3 मार्कर में आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि महिला संबंधी विचार क्या हैं, या इनका योगदान आ सकता है तो आप योगदान सीधे बता दीजिए, या कार्य आ सकता है तो आप बताइए महिला विद्यालय, रात्रि विद्यालय, वंचित वर्गों के लिए, कृषकों और मजदूरों के लिए विधवा आश्रम की स्थापना। फिर ये आ सकता है कि सावित्रीबाई फुले का सामाजिक सुधार में क्या योगदान रहा, सामाजिक सुधार में क्या योगदान रहा, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपका 15 मार्कर या 20 मार्कर जो अभी चल रहा है, 20 मार्कर में क्या आ सकता है कि महिलाओं के संबंध में क्या विचार रहे बताएं। तो इस प्रकार इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह इस लेक्चर में कवर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।